Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एवं कॉन्वेंट आनंदनगर शुक्ला गंज 9। हमने अभी फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था जैव विविधता क्या होती है। अब जैव विविधता का पतन किस प्रकार से हो रहा है। पहला पॉइंट है तूफान और चक्रवात, भूकंप, जलवायु परिवर्तन, भूस्खलन, जंगल की आग, अनावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण जैव विविधता का पतन होता है। दूसरा क्या है, जंगलों का कटना, भूमि की बनावट में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, प्रदूषण व ऊर्जा का उत्सर्जन, उपभोग, मानव निर्मित आपदाएं हैं। थर्ड पॉइंट है वन नाशन और इसके प्रकार। ठीक है, अब वन नाशन क्या है कि हम लोग जो हर रोज अनगिनत पेड़ अपने लाभ के लिए काटते हैं उसके बारे में बात हो रही है। क्या है कि पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। ये मानव जाति के कल्याण एवं उत्थान के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, लेकिन वन नाशन के कारण जैव विविधता का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वन नाशन का अर्थ है जंगल को साफ करके भूमि का दूसरे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग करना। वनों से पेड़ काटने के पीछे का उद्देश्य है, कुछ उद्देश्य नीचे दिए गए हैं, जैसे कृषि के लिए भूमि उपार्जन करना, घर व कारखाने बनाने के लिए, लकड़ी का सामान बनाने व ईंधन के रूप में। अब वन नाशन का परिणाम क्या होता है। ठीक है, वृक्षों को काटने से पृथ्वी पर प्रदूषण का जो स्तर और तापमान में जो वृद्धि होती है वो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को बढ़ाती है। इससे क्या होता है, भूमि में जल का स्तर गिर जाता है और वृक्ष काटने से प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। वृक्षों को लगातार काटने से वर्षा का कम होना तथा मृदा में उर्वरक क्षमता घट जाती है, अतः इससे अधिक सूखा और मरुभूमि का खतरा बढ़ जाता है। अब सूखा क्या होता है, ठीक है, ड्रॉट, सूखा को ही ड्रॉट कहते हैं, इसका इंग्लिश मीन्स ड्रॉट होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे व कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। पेड़ों में कम होने से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कम हो जाएगा, जिससे वातावरण में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, और चूंकि पृथ्वी से परिवर्तित होकर किरणों में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 जो होती है वो अवशोषित कर लेती है, इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर तापमान के बढ़ने से जलचक्र बिगड़ जाता है और वर्षा कम होने लगती है, और इस प्रकार सूखा या अनावृष्टि पड़ जाता है। रेगिस्तान का बनना, मृदा के गुणों में परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण वृक्षों का कटान है, और पौधों और वनस्पतियों को लगाने में मृदा के भौतिक गुण प्रभावित होते हैं। लेकिन पेड़ पौधों को काटने से मृदा का अपरदन होता है, और मृदा की ऊपरी परत को हटाने से उसकी निचली परत में जो निकली मृदा की सतह सख्त और पथरीली हो जाती है, जो कम उपजाऊ और बेकार होती है। इसे ह्यूमस में की जो मात्रा होती है वो बहुत कम हो जाती है तथा उर्वरक मृदा रेगिस्तान में बदल जाती है। इससे मरुस्थलीकरण भी कहते हैं। मरुस्थलीकरण से मृदा द्वारा जल को रोके रखने की क्षमता जो होती है वो घट जाती है, तथा मृदा की ऊपरी सतह में भूमि का जल जाना भी कम हो जाता है। फिर जंतुओं और पौधों का विलुप्त होना। ठीक है, अब ये विलुप्तता की कगार क्यों होती है, वातावरण उन जीवों के अनुकूल नहीं बसता, इसलिए वो विलुप्त हो जाते हैं। जंगलों को काटे जाने और वन्य जीव जंतुओं को पकड़ने व उनके शिकार करने से पौधे और जंतुओं की कुछ प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधनों के लिए अधिक दोहन से कुछ निश्चित प्रजातियों का पतन हो चुका है। बहुत से जंगली जानवर और औषधि पौधे जो पहले पाए जाते थे अब विलुप्त हो चुके हैं। जैसे मॉरिशस में डोडो नाम का एक पक्षी पाया जाता था जो उड़ नहीं सकता था, अतः इसे खाने के लिए आसानी से पकड़ के मारा जाता था। आज यह उस द्वीप से पूरी तरह विलुप्त हो चुका है। फॉर्म में तकनीक में भी घोड़े, खच्चर, बैल और भैंसे जैसे पशुओं की जनसंख्या पर प्रभाव डाला हुआ है। इससे पशु कम होते जा रहे हैं और गुजरे वर्षों में डायनासोर की जो प्रजाति है वो भी लुप्त हो चुकी है। वन व वन्य जीवन का संरक्षण। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इम्पोर्टेंट आनंदनगर शुक्लागंज 9। पार्ट सेकंड में हमने पढ़ा पेड़ पौधों के बारे में, वन नाशन के बारे में, सूखा के बारे में, और जंतु और पौधे कैसे विलुप्त होते जा रहे हैं। अब है वन एवं वन जीवन का संरक्षण। पेड़ पौधों से हमें भोजन, लकड़ी, वस्त्र और ईंधन प्राप्त होते हैं, अतः वन और वन जीवों जैसे संसाधनों का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण विषय है। वन एक जटिल जैव प्रणाली है, अतः वनों को सुरक्षित रखने के साथ साथ वायु, जल और भूमि भी सुरक्षित रखना आवश्यक है। बहुत से पौधे व जंतु अपने प्राकृतिक वास के साथ एक गहरा संबंध होता है। ठीक है, जब एक वन को नष्ट किया जाता है तो बहुत से जीव जंतुओं का जीवन खतरे में पड़ जाता है, वे विलुप्त हो जाते हैं। अतः जंतुओं व पौधों प्राकृतिक वास को सुरक्षित रखने के लिए वनों का संरक्षण आवश्यक है। वन संरक्षण क्या होता है, हमारे लिए अत्यधिक लाभदायक है क्योंकि ये वन्य जीवों की सुरक्षा करता है। वातावरण में CO2
व O2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखता है। घरों में फर्नीचर के लिए लकड़ी उपलब्ध कराते हैं। इससे कागज़ बनाने के लिए कच्चा पदार्थ मिलता है। वे सूर्य से निकलने वाली नुकसानदायक किरणों से रक्षा करते हैं। पृथ्वी का जो तापमान होता है उसको भी बनाए रखते हैं। पृथ्वी पर जल चक्र को बनाए रखते हैं। मृदा के अपरदन को रोकते हैं। हमें भोजन व औषधियाँ उपलब्ध कराते हैं। अतः वन सुरक्षा के लिए उपाय निम्नलिखित हैं। योजना अनुसार कटाई। सही तरीका यह है कि समय में थोड़े वृक्ष ही काटने चाहिए। बिना कटे पेड़ मृदा अपरदन को रोकते हैं। वह बीजों का उत्पादन करके अपने जैसे एक नए पौधे की वृद्धि कर सकते हैं। वनों को काटने पर रोक। यदि आवश्यकता हो तो आरक्षित स्थानों पर उतने ही पेड़ काटने चाहिए जितने पास के क्षेत्र में पेड़ लगाए गए हैं। वृक्षारोपण क्या होता है? एक आदमी एक वृक्ष के नारे के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। आग से बचाव। ठीक है, प्रत्येक वर्ष अनेकों वृक्ष घने वन में आग लगने से नष्ट हो जाते हैं। वनों में आग या तो मनुष्य की लापरवाही से लगती है या तो प्राकृतिक तरीके से लगती है। अधिक गर्मी पड़ने से वृक्षों की तने और शाखाओं में आपसी रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है और प्राकृतिक तरीके से आग लग जाती है। वनों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए तो वायुयानों द्वारा आग बुझाने वाले विलयन को छिड़का जाता है या शक्तिशाली ब्लोअर द्वारा वायु को रुख को बदल दिया जाता है। कीट पतंगों से सुरक्षा। वनों को नष्ट होने का एक मुख्य कारण है पेड़ पौधों में होने वाली बीमारियां और कीट। ग्रसित पौधों को हटाकर तथा पेड़ पौधों पर कीटनाशक रसायन छिड़क कर इसे नियंत्रित किया जा सकता है। ये बड़ी संख्या में कीटों को मारते हैं। पशुओं द्वारा आचरण को रोकना। भेड़, गाय, भैंस, घोड़ा आदि पालतू पशुओं द्वारा घास चरने की घास को खत्म होने के साथ साथ ही पशु को नवोदित पौधों को खाकर या उन्हें अपने पैरों से कुचल कर नष्ट कर देते हैं। इससे पेड़ पौधे के ऊपरी भाग तथा ऊपर लगी पत्तियों को नष्ट होने के साथ साथ जड़ों को भी नुकसान पहुंचाता है। अतः वनों को बचाने के लिए पशुओं का आचरण में रोक लगानी चाहिए। फिर क्या है? वन्य जीवन। सभी पौधे, जीव जंतु और अन्य जीव जो पालतू नहीं होते अथवा वे सजीव जो अपने प्राकृतिक आवास में ही रहते हैं वन्य जीव कहलाते हैं तथा वह प्राकृतिक आवास वन्य जीवन कहलाता है। अब राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों के लिए आरक्षित संसाधनों का स्वतंत्र उपयोग करते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण राष्ट्र सरकार द्वारा किया जाता है। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में बताया था, ये उद्यान सरकार के अधीन होते हैं। ये मानव विकास से संबंधित व प्रदूषण रहित होते हैं। ठीक है, भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो था होली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जिसकी स्थापना सन 1935 में की गई थी। बाद में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। वर्तमान में इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। आज के समय में भारत में 90 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं। हमारे देश में कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनके बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। शिवम कॉन्वेंट, आनंद नगर, शुक्लागंज, उटाव। जैसा कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था प्राणी जगत, और अब हमको पढ़ना है स्थानिक प्रजातियों के बारे में। एक विशिष्ट क्षेत्र में पौधे व जंतुओं की नियमित रूप से पाई जाने वाली प्रजातियों को स्थानिक प्रजातियां कहते हैं। वे प्राकृतिक स्वभाववश एक स्थान के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर नहीं पाए जाते। एक विशेष प्रकार का जंतु या पौधा किसी क्षेत्र, एक राज्य या एक देश के लिए स्थानिक हो सकता है। कुछ मानव और साधारण चूहे संभववश बहुत से क्षेत्रों में दूर तक फैले होते हैं, परंतु पंचमढ़ी जैव मंडल लक्षित स्थल पर पाए जाने वाले साल और जंगली आम स्थानिक वनस्पति जगत के दो उदाहरण हैं। विशाल गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी भारत में पाए जाने वाले स्थानिक प्राणी हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस लेसन की, जिसका नाम है रेड डाटा पुस्तक। यह किताब के रूप में वह स्रोत है जिसमें खतरे में पेड़ पौधों व जानवरों का रिकॉर्ड रखा जाता है जो खतरे में है। उन पेड़ों और पौधों और जानवरों का रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है, और पौधे, जानवर व अन्य जातियों के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक है। रेड लिस्ट में विलुप्त हो चुकी प्रजातियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं प्रवसन या स्थानांतरण की। अब प्रवसन होता क्या है? कुछ जंतु व पक्षी निश्चित समय के लिए एक स्थान से बहुत दूर दूसरे स्थान पर रहने के लिए चले जाते हैं और कुछ समय बाद पुनः उसी स्थान पर लौट आते हैं। जंतुओं की इस प्रकार की गति को प्रवसन कहते हैं। अब मौसम के अनुसार प्रवसन कैसे होता है? जैसे पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि समुद्र जीवों की बहुत सी प्रजातियां मौसम के अनुसार प्रवसन करती हैं। जैसे ताप, भोजन और जल जैसी अधिक सहायक अवस्थाओं के लिए जंतु द्वारा इस प्रकार के प्रवसन होते हैं। अन्य देशों के पक्षी जैसे
बेरियाई, सॉरस, मलाई, बतख, हंस आज सर्दियों के मौसम में हर बार भारत आते हैं तथा गर्मियों पर पुनः अब वापस अपने देश या अपने घर चले जाते हैं। प्रवासी पक्षी जलवायु में परिवर्तन के कारण एक निश्चित समय के लिए प्रत्येक वर्ष बहुत दूर तक सफर करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रवसन के प्रकारों की। यह एक अन्य प्रकार का प्रवसन है जिसमें अधिकांश जातियों के नवजात एक बार निश्चित समय पर प्रवसन करते हैं। कुछ समुद्री कीड़े चांद की कलाओं में मासिक प्रवसन करते हैं। अब कभी कभी प्रवसन पर प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ोतरी की प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं कागज का पुनः प्रयोग मतलब रिसाइकिल ऑफ पेपर। हम जानते हैं कि कागज वृक्षों से प्राप्त होने वाला एक महत्वपूर्ण उत्पाद है और वृक्ष जंगल से मिलते हैं। क्या आप जानते हैं कि 1 टन कागज बनाने में कम से कम 17 विकसित वृक्षों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हमें वृक्षों को बचाने के लिए कागज को बचाना चाहिए। कागज को 5 से 7 बार प्रयोग या उपयोग करने से पुनः निर्मित किया जा सकता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में 1 कागज बचाए तो हम 1 वर्ष में बहुत से वृक्ष बचा सकते हैं। हमें उपयोग के लिए कागज को सुरक्षित रखकर पुनः उपयोग में लाना चाहिए। ऐसा करके हम वृक्षों के साथ साथ कागज बनाने में प्रयोग आने वाले जल और ऊर्जा को भी बचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कागज बनाने में प्रयुक्त होने वाले हानिकारक रसायनों से भी कमी आ जाएगी। अब बात करते हैं वृक्षारोपण की। पुनः वृक्षारोपण कैसे होता है? पहले से ही वनों से युक्त भूमि पर बीजारोपण करना ही वनारोपण कहलाता है तथा वनों से रहित भूमि पौधारोपण करना वनारोपण कहलाता है। हम कम से कम उतने पौधे लगाना चाहिए जितने हम काटते हैं। वन रोपण प्राकृतिक रूप से अपने आप में ही हो जाता है। यदि काटे हुए जंगली क्षेत्र को बिना छेड़े खाली छोड़ दिया जाए तो कुछ समय बाद यह स्वयं पुनः स्थापित हो जाता है। प्राकृतिक वनों स्थापन के मानव जाति की कोई भूमिका नहीं होती। हम अपने जंगलों से पहले ही अत्यधिक नुकसान पहुंचा चुके हैं। यदि भविष्य में आने वाली नई पीढ़ी को हमें हरा भरा वातावरण देखना है तो हमारे पास अधिक से अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प है। इस कार्य का उद्देश्य प्राकृतिक जंगलों का संरक्षण व जंगलों में या जंगलों के पास रहने वाले लोगों की आवश्यकता की पूर्ति है। इसीलिए ये नारा दिया गया था, 1 आदमी और 1 पेड़। यदि मनुष्य अपने जीवन में 1 पेड़ लगाता है तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। वर्कशीट आपको ऐप पे मिल जाएगी। थैंक यू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस शिवम गवर्नमेंट आनंद नगर शुक्लागंज उन्नाव। पार्ट 2 में और 3 में हमने वन्य जीवन के बारे में और जैव विविधता के बारे में बहुत सारा पढ़ लिया है और हम लोग राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे थे अपने लास्ट वीडियो में कि भारत में 90 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान है और हमारे देश में कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान इस प्रकार हैं। पहला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान माडला मध्य प्रदेश, गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ गुजरात, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान हजारीबाग झारखंड, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रामनगर उत्तराखंड। ये हमारे भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अभी जैसा कि हमने बताया था कि होली राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम चेंज करके राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान सन 1935 में किया गया था और वर्तमान में इसे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है जो कि उत्तराखंड में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान मैसूर कर्नाटक, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहट ओसाम, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खेरी उत्तर प्रदेश, शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी मध्य प्रदेश। अब अभ्यारण्य क्या होता है? अभ्यारण्य वह स्थान है जहां जानवरों को बिना किसी व्यवधान से सुरक्षित रखा जाता है, अभ्यारण्य कहलाता है। भारत में 500 से अधिक अभ्यारण्य हैं जिन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य कहा जाता है। वह 28 बाघ हैं जिन्हें प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा सुरक्षित किया जाता है। भारतीय बाघ बचाओ लड़ाई में इनका विशेष महत्व है। कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य के विशेष पक्षियों की उपस्थिति की वजह से पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं। हमारे देश में कुछ अभ्यारण्य इस प्रकार हैं: दक्षिगम अभ्यारण्य श्रीनगर जम्मू कश्मीर, मानस बाघ अभ्यारण्य बारपेटा ओसाम, पालुम अभ्यारण्य डाल्टनगंज झारखंड, सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य परगनास पश्चिम बंगाल, सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान, रणथंबोर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर राजस्थान, चिल्का अभ्यारण्य उड़ीसा, कोलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर राजस्थान, सुल्तानपुर तारुताल पक्षी अभ्यारण्य गुड़गांव हरियाणा। तो ये कुछ प्रमुख अभ्यारण्य थे। और अब बात करते हैं जैव मंडल के संरक्षण की। जैव मंडल का संरक्षण वन्य जीवों, पौधों और जंतुओं के संरक्षण के लिए सुरक्षित भूमि के एक बहुत बड़े क्षेत्र को जैव मंडल संरक्षण कहते हैं। भारत सरकार ने 14 जैव मंडल संरक्षण स्थापित किया है। इन 14 जैव मंडल संरक्षण में संरक्षण के लिए जैव मंडल संरक्षण मतलब IUCN द्वारा
दिया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय नाम, इनमें से 4 जैवमंडल के वैश्विक कार्यक्रम का भाग है जो कि यूनेस्को UNESCO की MAB प्रोग्राम सूची पर आधारित है। ये इस प्रकार हैं